Hey guys, good morning. I welcome you all to Balaji Education. This is your educator स्वतंत्र गुप्ता. टाइम एंड टेंस के पार्ट 2 में आ चुके हैं. चलिए शुरू करते हैं क्योंकि आज बहुत कुछ सीखना है. तो कल के वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस किया था. आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट की. इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा और उसमें पूरा टेंस कवर अप होगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट बहुत कम समय पे दे पाऊं और आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाऊं. तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए. आपने ऐसे दो सेंटेंस जरूर देखे होंगे जहां पे कभी कभी लोग कहते हैं वेयर हैव यू बीन एंड फिर कहते हैं वेयर आर यू. आपने कभी सोचा इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, क्यों ये चीजें कंफ्यूज कर रही हैं? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे अभी आपके सामने. बस जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले जब बात करी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट की तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब होता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन. अब ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का मतलब क्या है, इसको तुम एक छोटे से एग्जांपल से समझो. मान लो एक काम है जो तुमने कुछ यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये काम अभी तक है. यहाँ पे मान लो यहाँ पे 7 बजे थे और यहाँ पे भी 10 बज रहे हैं, ठीक है. तो काम कितने बजे स्टार्ट हुआ? 7 बजे. लेकिन इसका जो एक वैल्यू है ना, या इसका जो एक इंपॉर्टेंस है ना, वो अभी भी है. तो ऐसी जगह पे चीजें को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं. आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो 3 बातों पे. जैसे कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, मतलब ऐसा मान लो कि शशि थरूर हैज रिटन 20 बुक्स. अब सिंपल सी बात समझिएगा, मैंने बोला शशि थरूर हैज रिटन 20 बुक्स. शशि थरूर 20 किताबें लिख चुके हैं. अब एक सिंपल सी बात है कि उनका 40-45 साल का करियर है, तो कभी उन्होंने 1970s के आसपास स्टार्ट किया होगा, है ना. अब 1970 के आसपास अगर उन्होंने स्टार्ट किया है तो सीधी सी बात है, अब 2020 तक आप देख लो. अब 2020 तक देख लो तो मान लो यहाँ पे इन्होंने कोई किताब लिखी होगी अभी जो आई होगी. लेकिन क्या ये किताब एक दिन में आई? सोचने वाली बात है. नहीं आई होगी. इन्होंने कुछ समय पहले स्टार्ट किया होगा और वो अभी अभी कंप्लीट हुआ. तो ऐसी जगह पे हम लोग किसको यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को. मतलब काम पास्ट से स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है, या उसकी वैल्यू अभी है. इसमें क्या होता है? इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ड. जो इफेक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं. जैसे मान लो आपसे कोई कहता है मैं काम कर चुका हूं, तो उसका इंप्रेशन जो है वो अभी से है. मैं काम कर चुका हूं मतलब मैं आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह काम अभी कर चुका है. मैं आपको और भी चीजें बताता हूं, धीरे धीरे जोड़ के चलना, क्योंकि मैं इसे पास्ट इंडेफिनिट से आपको बताऊंगा कैसे ये कंफ्यूज करता है. जस्ट वेट. इसी तरीके से बात आती है कंप्लीट एक्शन. मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया है और अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं रह गई है. इसको थोड़ा सा और आगे आते हैं. ये 3 बातों को याद रखिएगा. पहला कौन सा? कंप्लीट. दूसरा इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट. और कंप्लीट एक्शन मतलब नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. अब इसमें कोई स्कोप नहीं हो सकता. अब जैसे मान लो तुमने एक काम कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट करोगे? कुछ भी नहीं. अब याद करिए, मैंने आपको वर्ब में बेसिक फॉर्म्स बताई थी. बी, डू, हैव. तो मैंने बी की बात तो कल कर दी, डू की बात भी कल कर दी. आज हम लोग हैव की बात करते हैं. तो आपको पता है हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव होती है. सेकंड फॉर्म होती है आपकी हैड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है हैड. ठीक है. तो यही चीजें यहाँ पे यूज होंगी. इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है. कैसे यूज होता है वो मैं बताऊंगा. अच्छा, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि बीन के बाद आईएनजी क्यों यूज होता है. तो जुड़े रहिए, बहुत लॉजिकली बात करूंगा. स्टार्टिंग में दिक्कत जरूर होगी जैसे कल हुई थी, क्योंकि उस तरीके से हमने सोचा नहीं है. सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो देखिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट एन एक्शन हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. मतलब काम जो है वो अभी के पहले अनस्पेसिफाइड टाइम पे हो चुका है. द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट. देखो ये लाइन को समझना, द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये क्या है? इसका मतलब है कि भाई अगर ये एग्जैक्ट टाइम हो जाता तो ये बन जाता आपका पॉइंट ऑफ टाइम. और जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है तो पॉइंट ऑफ टाइम सर आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट में. याद रखिएगा, जैसे मान लो कोई कह देता है संडे को किया, 4 बजे काम पूरा किया, सो आई डिड दिस टास्क एट 4, तो वो मतलब निकलता है. इसलिए इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बोला जाता. मेरी बात समझ में आई है आपको? ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है.
इसके अलावा यू कैन नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफिक टाइम, वही बात हो गई कि आप इसको स्पेसिफिक टाइम पे या स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन पे यूज नहीं कर सकते, सच एज यस्टरडे, 1 year ago, लास्ट वीक, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मतलब जब मैं बच्चा था, और व्हेन आई लिव्ड इन जापान, मैं जापान में रहता था, एट द मोमेंट, दैट डे, वन डे। अगर आपके सामने ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं ना, तो याद रखिएगा कि ऐसे एक्सप्रेशन के साथ आप कभी भी हैज हैव को या प्रेजेंट परफेक्ट को यूज नहीं करते हैं, याद रखना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। इसके अलावा वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशन सच एज एवर, नेवर। अब देखो कभी कहते हैं मैं कभी नहीं गया, मैंने अभी नहीं किया, काफी बार कर चुका हूं, कभी कभी कर चुका हूं, पहले कर चुका हूं, कर ही चुका हूं ऑलरेडी, अभी तक नहीं किया। तो ऐसे शब्द आए तो क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम हुआ? अब कभी कभी का मतलब क्या है? संडे मंडे, ऐसे तो कह नहीं सकते। कभी नहीं किया, अब क्या कभी नहीं किया, कौन सा दिन था, क्या था, तो स्पेसिफिक नहीं है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। देखो यहां से लाइन मैंने यहाँ पे वर्ड शब्द लिखे हैं और यहाँ पे भी शब्द लिखे हैं, तो आपको स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक समझ में आया। अगर स्पेसिफिक दे तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म या फिर डिड को यूज करेंगे, और अनस्पेसिफिक दे तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हैज और हैव को यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लेके जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो कुछ बातें और हैं, डोंट वरी, अभी एक एक एग्जांपल पे आऊंगा मैं। हाउ टू यूज, देखो आपके सामने ना कुछ शब्द आपको मिल देंगे, और जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए सच एज सो फार, अप टिल नाउ, ठीक है, बाय नाउ अभी तक, इसका मतलब होता है बाय दिस टाइम अभी तक या अभी समय तक, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, ऐसे शब्द मिले। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं सच एज ऑलरेडी, जस्ट। तो अगर ये शब्द मिल जाए तो भी आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाओगे। अभी आगे मैं आपको बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट को, थोड़ा पेशेंस रखिए। यहां तक बातें समझ आ गई? तो हमने क्या बात करी अभी तक? हमने बात करी कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं अनस्पेसिफाइड टाइम होता है, ठीक है, जैसे एवर, नेवर, सेल्डम। और यही बात अगर स्पेसिफिक टाइम पे कर दी जाए तो वो पॉइंट ऑफ टाइम बनता है और वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म। यहां तक बात समझ आई? इसके अलावा हमने कंप्लीट एक्शन की बात करी, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करी। ये इसका एक छोटा सा सूत्र फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यूज हैज, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यूज हैव। इसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब, ठीक है, तो मेन वर्ब भी आपकी वर्ब थर्ड बनती है। और सीधी सी बात है अगर मेन वर्ब आ रही है तो हम आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब किसी के ऊपर हमने काम किया होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? छोटे छोटे से 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है आई हैव गॉन टू स्कूल, समझने की कोशिश करिए। आई के साथ हैव को यूज करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है, और इसके सामने वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करिए। अब वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हुई? गो, सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। कहां गए? डायरेक्शन के लिए टू, प्रपोजिशन पढ़ा है हमने। ही हैज गॉन टू स्कूल, ही आपका सिंगुलर है तो हमने हैज यूज किया और उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दी। कहां गए भाई? स्कूल पे गए। शी सिंगुलर है, शी के साथ हमने हैज लगाया, ठीक है, एंड गॉन टू स्कूल। वी हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके हैं। वी प्लूरल है, हम इसके साथ हैव लगाया। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर आई वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन सर उसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होगा। आई वेंट टू स्कूल एट 4, आई वेंट टू स्कूल ऑन संडे, ऑन मंडे, आई वेंट टू स्कूल लास्ट वीक। आपके सामने जब ये लास्ट वीक ऐसे शब्द आए तब हम यूज करते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और बात आती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सर कभी कभी तो दिया नहीं जाता लेकिन लोग पास्ट इंडेफिनिट में कह देते हैं बातों को। तो सर देखो एक बात समझना, मेरी छोटी सी बात को, जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना तो उनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होती है। सच है, मान लो आपसे कोई कहता है तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है, भाई स्कूल गया था, अरे यार मैं कल स्कूल नहीं गया। अब सोचो मैं कल स्कूल नहीं गया तो वो स्पेसिफिक हो गया। अब मान लो आज संडे है, इसको मैं दूसरी तरीके से भी बताता हूं। आज संडे है, ठीक है, अब क्या हुआ कि अब तुम कल स्कूल नहीं गए थे, तुम्हारा दोस्त भी नहीं गया था। अब तुम्हारे दोस्त ने पूछा कल स्कूल गया था, हाँ मैं नहीं गया स्कूल। अभी तुमने कल नहीं बोला, लेकिन सीधी सी बात है ना, कल के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। मतलब जब दो लोग बात करते हैं तो उनके आपस में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से यू हैव गॉन टू स्कूल
एंड दे हैव गॉन टू स्कूल, आपको पता ही चल चुका होगा। तो ये छोटे से एग्जांपल्स थे, डोंट वरी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए थे कि आई के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर राम कर दूं तो राम हैज गॉन टू स्कूल हो जाएगा, राम एंड श्याम कर दूं तो हैव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोग होंगे। अब जैसे कि हमने बात करी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, तो ये शब्द मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान से समझते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जैसे कल समझा था। लिखा है कृष्णा फिनिशेस 3 चैप्टर्स बाय नाउ। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने लिखा है कृष्णा, और कृष्णा के बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात रख दी है, फिर मैंने बोला 3 चैप्टर्स एंड बाय नाउ। एक बात समझने की कोशिश करना, सच है 7 बजे कृष्णा पढ़ने बैठी, ठीक है, कितने बजे बैठी? 7 बजे, और अभी क्या बज रहा है? अभी आपका 10 बज रहा है। क्या बज रहा है? 10। अब इस बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। 7 बजे से 10 बजे एक ड्यूरेशन बनती है, मतलब 7 बजे काम स्टार्ट हुआ और यहां पे आके खत्म हो गया। भाई मेरे, अगर मैं सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने कल एक बात पढ़ी थी कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं चीजों को, तो वहां पे हैबिट, परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब बताने का काम करता है। अगर मैं फिनिशेस 3 चैप्टर्स कर रहा हूं, तो मुझे बाय नाउ नहीं, डेली ऐसे शब्द लगाने पड़ेंगे कि वो 3 चैप्टर रोज खत्म करती है। लेकिन यहां से कोई हैबिट दिख रही है? यहां पे तो एक खत्म हुआ टास्क दिख रहा है कि अभी तक, मतलब 7 बजे से पढ़ने बैठी सचेस, और 10 बजे तक, या मतलब अभी तक इसने क्या किया है? 3 चैप्टर खत्म कर चुकी है। तो मतलब एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। वो लोग अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहां पे फिनिशेस नहीं होगा, यहां पे हम क्या करेंगे? हैज फिनिश्ड। क्या होगा? हैज फिनिश्ड। कल का लेक्चर याद रखो, हैबिट तो दिख नहीं रही ना, एक काम है जो पूरा हुआ है, कब तक? अभी तक। बाय नाउ लगा यहां पे। इसको तुम इसी सेंटेंस से देखो, दूसरा सेंटेंस है, सेंटेंस को समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। शशि थरूर हैज रिटन 20 बुक्स बाय नाउ। शशि थरूर अभी तक 20 किताबें लिख चुके हैं, ठीक है। आप टिल डेट कर लो, नो प्रॉब्लम। अब भाई एक बात बताइए, किताबें क्या एक दिन में लिखी जा सकती? क्या एक बार में 20 किताबें लिखी जा सकती हैं? नहीं लिखी जा सकती ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा कहीं पे, पास्ट में कोई एक समय होगा, वहां से स्टार्ट किया होगा और वो काम चलता जा रहा होगा, और अभी तक 20 लिख चुके हैं। आगे हो सकता है पॉसिबिलिटी है कुछ आगे काम करें। एक्शन की वैल्यू अभी है कि नहीं? किताबें अभी है कि नहीं? शशि थरूर अभी है कि नहीं? आपको आंसर मिलेगा हाँ है। और जब सर ये है, तो आप खुद सोचिए, क्या यहां पे मुझे पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना चाहिए? क्या मुझे कॉन्टिन्यूअस लगाना चाहिए? सोचो कैसा लगेगा। शशि थरूर रोट 20 बुक्स, तो भाई अगर रोट लिख रहे हो तो वो आपका पास्ट हैबिट दिखा देगा, मतलब 20 किताबें लिखते थे, 20 ही किताबें लिखते थे, कभी 21वीं नहीं लिखी, 19वीं नहीं लिखी। नॉनसेंस हो जाएगा ना। पास्ट हैबिट दिखाने के लिए ही तो यूज करेंगे, ये बातें मैंने कल भी बताई थी। अब सोचो मैं दूसरा लिख रहा हूं, शशि थरूर इज राइटिंग 20 बुक्स, तो मतलब शशि थरूर 20 किताबें लिख रहे हैं, चल रहा है। कभी खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? सोच के देखो, कल यही बातें तो समझाई थी आपको मैंने कि काम चल रहा है। यही डिफरेंस है, इसलिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, करीना सबमिटेड द रिपोर्ट सो फार। इस सो फार से क्या निकल के आया, मतलब बताइए, इस सो फार से क्या निकल के आया? क्या ये सो फार कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है? दिमाग लगाओ, क्या ये सो फार कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है? क्या ये सो फार आपको बता रहा है कि एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन है? सोचिए, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। नहीं ना। सो फार का मतलब क्या होता है? अभी सेंटेंस के हिसाब से देखो तो सो फार का मतलब निकलेगा अभी तक या अब तक, है ना, यही मतलब निकलेगा सो फार का। नहीं तो भैया यहां पे आप हैज लगाओगे, करीना हैज सबमिटेड। हाँ, अगर मैं कह देता करीना सबमिटेड द रिपोर्ट, और मैं सो फार की जगह पे, इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं, ऑन संडे एट 4, तो हाँ, तब आपका सेंटेंस सही होगा, क्योंकि सो फार क्या स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, तो आंसर मिलेगा नहीं। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए,
केशव हैव। अब सबसे पहली गलती तो ये दी गई केशव सिंगुलर है, तो क्या मुझे हैव लगाना चाहिए? आंसर मिलेगा नहीं, इसके साथ लगाएंगे हैज। तो केशव हैज कंप्लीटेड द नॉवल रिसेंटली। और देखिए अनस्पेसिफिक टाइम है, यहाँ 4 बज गए, संडे मंडे होली दिवाली की बात नहीं करी जा रही। और अगर इनकी बात करी जाती तो ऑफ कोर्स मैं उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट पे चला जाता। सर ये फर्क है। उम्मीद करता हूं ये स्पेसिफिक टाइम एंड अनस्पेसिफिक टाइम क्लियर होगा। आगे आते हैं, 2 सेंटेंस और हैं, ये थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है शी हैज ऑलरेडी हैव हर लंच, शी हैज ऑलरेडी हैड हर लंच। कल मैंने आपको है वाला पार्ट बताया था जब मैं आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा था, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ईट ड्रिंक की बात आए, बेथ की बात आए, टेक की बात आए, तो हम उसके साथ हैव को यूज करते हैं। कुछ याद आया? पक्का कुछ याद आया? ठीक है, तो हैव का यूज उस हिसाब से तो सही है, लेकिन यहां पे बात क्या करी गई? बात करी गई है परफेक्ट की। और जब मैं परफेक्ट की बात करता हूं तो ये सीधी सी बात है, लंच की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही होगी, ये जो है वाला पार्ट है ये मेन वर्ब होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में मैं वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करता हूं, तो क्या यहाँ पे ये जो हैव है क्या फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगा? नहीं सर, थोड़ी देर पहले आपको हैव की फॉर्म बताई थी मैंने, कुछ याद आ रहा है? बताया था फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकेंड फॉर्म हैड होती है, एंड थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। कुछ याद करो, ये देखो वापस से हैड हुआ ना, तो सेंटेंस में एरर समझ आई? क्या हुई? कुछ समझ आया? सेंटेंस में क्या एरर है? पक्का? चलो तो इस बातों को थोड़ा सा समझते हैं, इसी सेंटेंस को। तो शी हैज ऑलरेडी हैव हर लंच गलत हुआ ना, या तो यहां पे ऐसा कर दो कि हैव की जगह आप कर दो ईटन, ठीक है? क्या कर दो? ईटन। लेकिन अब मैंने हैव लगा दिया है, तो शी हैज ऑलरेडी हैड हर लंच। ये याद रखना, कभी कभी ऐसे आपको दिख के दे देगा, तुम कंफ्यूज होगे। हैड तो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है, लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करती है। कब करती है? जब आप काम करते हो किस पे? खाने पे, पीने पे, लेने पे, ठीक है, या नहाने पे, तो आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो ये थर्ड फॉर्म बनी, इसलिए यहाँ पे हैड आ गया। तो कभी कंफ्यूज मत करना, एग्जामिनर आपको प्रॉब्लम में रख सकता है, दिक्कत दे सकता है, ठीक है? चलिए और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। टफ नहीं होता ये, बस समझने की देर है, आपको एक सोच डेवलप करनी होती है अपने अंदर। अब इसी तरीके से यहां देखिए लिखा है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। छोटी सी बातें हैं, अगर आपको सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए भी करता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम का मतलब क्या हुआ? अभी तक। बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, ये शब्द अगर आपको मिले, ठीक है ना, अगर ये वर्ड आपको मिल जाए तो याद रखिएगा कि इनको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर कभी आपको जस्ट और ऑलरेडी वर्ड मिले, क्या मिले? जस्ट और ऑलरेडी, तो इसको मेन वर्ब के पहले रखते हैं। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई टास्क, आई हैव ऑलरेडी हैड माई टास्क, ठीक है, और हैड माई डिनर, सॉरी टास्क नहीं कहेंगे, वहां पे डिनर कहेंगे। आप ये देखिए यहां पे ऊपर ही लिखा है शी हैज ऑलरेडी हैड हर लंच। कुछ याद आया? समझ में आई बात? छोटी सी थी लेकिन दिमाग में रखना। इस बार पॉइंट क्लियर? देखिए आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, अब इन दोनों एग्जाम्पल को भी डिफरेंशिएट करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से, ठीक है? सेंटेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैंने बोला था अगर प्रेजेंट समझ में आ गया, पास्ट में कुछ भी नहीं है, और फ्यूचर तो वैसे भी 15-20 मिनट का, उसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज होती नहीं है। तो सीमा हैज क्वालिफाइड द एग्जाम एंड सीमा हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2014, ठीक है, सॉरी 2014। भैया एक बात बताओ, दोनों सेंटेंस सही है या दोनों सेंटेंस गलत है, या किसमें क्या एरर है? चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सीमा हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है कि अभी अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, और वह एग्जाम पास कर चुकी है, तो मतलब उसका एसोसिएशन जो है, उसकी जो वैल्यू है वो अभी तक है। बात समझ आ गई? उसकी जो एसोसिएशन है, बात क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूं ना, एवर या फिर ऐसे कोई शब्द लगाना चाहूं लगा दूं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें, सेकंड सेंटेंस को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा।
डिफरेंस क्या दिखेगा, सीमा हैज क्वालिफाइड द एग्जाम तो सही है, लेकिन जैसे ही ये इन 2014 यूज किया, जैसे ही ये इन 2014 यूज किया, इससे मुझे पता चला कि ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब भी मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूं तो मैं हैज को ड्रॉप करूंगा और मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाऊंगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। बात समझ में आ रही है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, मेरे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो इसलिए यहां से हम हैज को ड्रॉप करेंगे बिकॉज ऑफ दिस। बात समझ में आई भैया, क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं, पक्का क्लियर हो गया, इसलिए इनमें ये डिफरेंस आया। चलो एक दो सेंटेंस और है, इन्हें और देखते हैं। संजीव हैज कम हियर यस्टरडे एंड द ब्रिटिश हैज रूल्ड ओवर इंडिया। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। लिखा है संजीव हैज कम हियर यस्टरडे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, स्पेसिफिक टाइम। यस्टरडे क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, बताते हुए आ रहा हूं, तो क्या यहां पे हैज लगाना सही होगा, नहीं। संजीव केम हियर यस्टरडे, संजीव आया था, कब, कल। बात समझ में आई क्या, संजीव आया था, कब आया था, कल आया था। तो यहां पे हम हैज नहीं करेंगे, हम इसको केम कर देंगे। दूसरा देखो, द ब्रिटिश हैज रूल ओवर इंडिया, ब्रिटिश ने रूल किया है भारत पे। एक बात बताऊं, कभी भी आपको हिस्टोरिकल इवेंट दिखे, हिस्टोरिकल, गांधी जी भारत आए, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, भारत आजाद हुआ, अगर आपको ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट दिखे, कभी भी उनको प्रेजेंट में नहीं लिखते, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट में लेके चलते हैं। तो यहां पे भी हम हैज को ड्रॉप कर देंगे। देखो अभी तक पास्ट इंडेफिनिट नहीं आया, लेकिन कंफ्यूज किससे करते हैं वो बातें समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ब्रिटिश ने जो रूल किया वो एक स्पेसिफिक टाइम ही तो है ना, ठीक है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट को आपको पहचानना है तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे यस्टरडे, कोई डे हो गया, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे हो गया, इसी तरीके से डेट हो गई, सच एज आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे 15 अगस्त, आपका बर्थडे 16 अगस्त, 1 जनवरी। इसी तरीके से ईयर की बात कर ली 2020, मंथ की बात कर ली जनवरी, फरवरी, मार्च, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। अगर आपको ये कीवर्ड्स मिल जाए कभी भी तो ये समझ जाइएगा कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाते हैं। आशा करता हूं यहां तक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहानी को थोड़ा सा और बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। लिखा है गांधी हैज कम टू इंडिया, क्या ये सही है? देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताया, अगर आपका हिस्टोरिकल इवेंट दिखे कभी भी प्रेजेंट में लेके मत जाना, गांधी केम टू इंडिया। मेरे एग्जाम्पल छोटे हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। टेंस की शीट दे दी है आपको, काफी सारे क्वेश्चंस है, करिएगा उनको। बात समझ आई? चलिए आगे लिखा है, अब थोड़ी सी बातें हो रही है, इवेंट अ मोमेंट बिफोर, मतलब थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर रहा हूं आपके लिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है इवेंट अ मोमेंट बिफोर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई काम है ना बिल्कुल अभी अभी हुआ है, मतलब देखो जैसे 7 बजे की बस है, ठीक है, 7 बजे की बस है, और क्या हुआ कि तुम बस स्टॉप में खड़े हो। बात समझ आ गई? तुम बस स्टॉप में खड़े हो और तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम इधर उधर हो गए, एकदम से आया ट्रेन आ गई, अरे भैया ट्रेन आ चुकी है चढ़ जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, अरे ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, मतलब ट्रेन आके खड़ी हो गई। इवेंट क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल पहले हुआ हो, बिल्कुल अभी अभी हुआ हो, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को ही यूज करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा नहीं कि जने वो तो 7 बजे आ गई, जरूरी नहीं हो 7 बजे ही आई हो, ठीक है, हो सकता है वो 10 बजे 7 बजे वाली ट्रेन 10 बजे आई हो सकता है पौने 10 बजे आई हो, तो एकदम स्पेसिफिक टाइम तो नहीं हुआ, ठीक है। तो हम ऐसी जगह पे क्या करते हैं, द बस हैज अराइव्ड या ट्रेन हैज अराइव्ड अ फ्यू मिनट बिफोर। अ फ्यू मिनट मतलब कोई स्पेसिफिक थोड़ा है कि 1 मिनट पहले आई थी या 2 मिनट पहले आई थी, भाई कुछ मिनट पहले आई है। अगेन क्या हुआ, आ फ्यू का मतलब यहाँ पे 1 मिनट नहीं है, ये याद रखना, ये एडजेक्टिव में पढ़ाया था मैंने तुम्हें। आ फ्यू मतलब बिल्कुल अभी अभी, ऐसा हो गया सेंस में, तो ऑफ कोर्स मिनट्स को गिन सकते हैं तो आ फ्यू लगाएंगे। तो भैया इस बातों को याद रखना, ये आपका स्पेसिफिक नहीं होता है,
डन। इसी तरीके से पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। ये वाला सेंटेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्टार्टिंग में आपसे पूछा था वेयर हैव यू बीन एंड वेयर आर यू, क्या फर्क है दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपके दोस्त आपका घर आता है और वो घर में पूछता है आंटी वो है क्या शुभम? तो आंटी ने कहा नहीं, फोन कर लो। तुमने फोन किया, कहाँ है? कुछ नहीं यार, घर पे हूं। समझना, तुम दोस्त के घर गए, दोस्त नहीं था, तुमने फोन किया तो तुमने पूछा कहाँ हो, तो आपने बोला वेयर आर यू। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब आपको पता नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखना जो मैंने लिखा है ना, वेयर हैव यू बीन। पहली चीज तो ये समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, और बी थर्ड फॉर्म होती है बीन। कुछ याद आया? ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब इसका डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझने की जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा मानो कि तुम सवेरे 9 बजे घर से निकले और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ निकले। समझना, 9 बजे तुम निकले, तुम्हारे पापा दोनों साथ में निकले। पापा शाम के 6 बजे घर आ गए लेकिन तुम नहीं आए। फिर से सुनना, तुम सवेरे 9 बजे निकले, ठीक है, पापा भी निकले। पापा शाम के 6 बजे वापस आ गए लेकिन तुम नहीं आए। पापा ने मम्मी से पूछा पुत्र कहाँ है? तो मम्मी ने कहा अभी पता नहीं, आया नहीं। अब पापा ने बोला, ड्यूरेशन समझना, पापा ने बोला कहां पाए जा रहे हो, कहां हो, वेयर हैव यू बीन, मतलब कहां रहे पूरा दिन। कहते हैं ना सर तुम कहां हो और तुम कहां रहे पूरा दिन या पूरी रात या इस ड्यूरेशन में। तो ऐसी चीज जब आती है तब हम बोलते हैं वेयर हैव यू बीन। मतलब समझो ना, 9 बजे से 6 बजे तक तुम घर पे नहीं हो, तो यही तो हुआ ना, उस ड्यूरेशन में तुम कहां थे, ये बात है। दूसरे वाले में ये नहीं पूछ रहा कितने बजे से कितने बजे तक तुम कहां थे, वहां पे तो पूछ रहे अभी कहां थे, इसलिए उसने बोला वेयर आर यू। और उसने बोला 9 बजे से 6 बजे तक या 7 बजे 8 बजे जो भी बज गए उसके दौरान के लिए बोला वेयर हैव यू बीन। ये है फर्क। क्लियर हो गई बात? आगे आओ, लिखा है रिसेंटली। तो देखिए सर, ही हैज रिसेंटली पास द एग्जाम। अभी अभी मैंने आपको बताया रिसेंटली वर्ड कभी भी लगा मिल जाए तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाते हैं। ही हैज रिसेंटली पास द एमबीए एग्जाम, शी हैज अराइव्ड रिसेंटली, वो बिल्कुल अभी अभी आई है। कुछ के दिमाग में हो सकता है शी अराइव्ड रिसेंटली नहीं होगा, नहीं सर ऐसा नहीं होता। ऐसा एक इवेंट समझो, तुम हो, तुम्हारी दो भाई है, तुम घर आते हो, मम्मी भैया कहाँ है? अरे वो तो आ चुका है। समझना, वो तो आ चुका है मतलब तुम अभी आए और तुमसे पहले आया। लेकिन यहीं पे मम्मी कहती हैं वो तो 4 बजे आया था। स्पेसिफिक टाइम हुआ कि नहीं हुआ? वह आ चुका है, क्या टाइम बताया गया? अनस्पेसिफिक टाइम है कि नहीं? दूसरा, वो तो 4 बजे आ गया था, वो तो कल आ गया था, अरे वो तो सवेरे आ गया था। स्पेसिफिक टाइम हुआ कि नहीं? इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। और जब टाइम स्पेसिफिक नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट। भैया ऐसा ही है, बात छोटी सी है लेकिन समझ में आ गई तो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। चलो प्रेजेंट परफेक्ट को खत्म करते हैं स्लाइड के साथ। इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताऊंगा और यहाँ पे कुछ लॉजिक्स की बात करेंगे। तो जब हमने बात करी फॉर और सिंस की, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, शी हैज नॉट विजिटेड अस सिंस जून। अब इसमें क्या फर्क है, क्या इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, देखते हैं। जब हम बात करते हैं वी हैव लिव्ड हियर, तो देखो सर ये जो फॉर 10 years है ना, ये बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, समझे। हम यहाँ पे 10 साल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है, ये कोई मतलब 10 साल का मतलब ऐसा नहीं कि जनवरी 2011 से दिसंबर 2020 तक, ऐसे वाली बात नहीं है, ठीक है। एक जब आपको ये न्यूमेरिकल दे दिया जाए, ध्यान देना, जब आपको ये न्यूमेरिक आइडेंटिटी दे दी जाए या न्यूमेरिकल दे दिया जाए या नंबर दे दिया जाए और उससे आप किसी को आइडेंटिफाई करो, 10 year, 3 month, 5 hour, 6 minute, ऐसी बात कर ली जाए तो आप उसके लिए फॉर को यूज करते हैं, ये बात याद रखना। वैसे मैं कॉन्टिन्यूअस में इसको थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव लिव्ड हियर क्यों? क्योंकि आप तब से लेके एक ड्यूरेशन के दौरान वहां रहे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे कि हम बचपन में यहाँ रहते थे, और जब बचपन में रहते थे तो आपको पता ही है कि वो स्पेसिफिक टाइम होगा। इसी तरीके से शी हैज नॉट विजिटेड अस सिंस जून, मतलब सिंस जून ड्यूरेशन हो गई ना पूरी की पूरी। मान लो अभी जुलाई चल रहा है तो वो जून से लेके अभी तक नहीं आया, तो ड्यूरेशन की बात कर ली, इसलिए यहाँ पे हमने इसको यूज किया। तो फॉर और सिंस के साथ हम लोग ऐसे यूज करते हैं। स्पेसिफिक टाइम जून हो गया इसलिए हमने यूज किया।
ठीक है, तो ये बात हो गई भाई सिंस एंड फॉर की, और हमने यहाँ पे सीखा प्रेजेंट परफेक्ट को। आई नो काफी डिटेल में पढ़ाया है, बट आज के बाद कभी गलती करोगे नहीं। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाली है। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। क्या है? हम पढ़ रहे हैं, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में? क्या चीजें हैं जो यहाँ पे पूछी जाती हैं? कैसे एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है? कैसी कैसी बातें होंगी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके फॉर्मूला को याद कर लो, किसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, फिर मैं इसके लॉजिक को भी समझाता हूं। देखिए सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? सीधी सी बात है, हम लोग हैव यूज करेंगे। इसके बाद हम यूज करते हैं बीन, और बीन के बाद हम यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एंड हम सिंस एंड फॉर यूज करते हैं। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि ये हैव के बाद बीन क्यों आया और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आई? आज तक तो सिर्फ रटाया गया है कि वो बीन लगे, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो। अब मैं तुम्हें बताता हूं लॉजिक क्यों लगता है। मैंने अब तक तुमको जितनी ग्रामर सिखाई है ना, वो बहुत लॉजिक वाली सिखाई है। और एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप बैंक एसएससी में होते तो आपको और भी ज्यादा डिटेल देता। अभी हमारे एग्जाम का टारगेट जो तो उतना ही ले रहे हैं। बहुत कुछ है सीखने को, समझते हैं, समझने की कोशिश करना। जब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये 2 टेंस से मिलके बना होता है। पहला तो अपने आप में परफेक्ट, दूसरा ये कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों का मिक्सचर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जब मैंने बात परफेक्ट की करी, दिमाग खोल के सुनना मेरी बात को। जब मैंने परफेक्ट की बात करी तो मुझे पता है मैं हैज और हैव को यूज करता हूं, और जब मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं तो मुझे पता है मैं आईएनजी फॉर्म यूज करता हूं। बात समझ में आ गई? अब देखो थोड़ा सा और जोड़ता हूं। जब बात करी जाए हैज और हैव की, तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और मैंने आपको बी की 3 फॉर्म बताई थी, कुछ याद हो अगर तो। फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई थी आपको इज एम आर, सेकेंड फॉर्म बताई थी मैंने वॉज वर, और थर्ड फॉर्म बताई थी मैंने बीन। तो सबसे पहले लॉजिक तो तुम्हें ये क्लियर कर लो कि हैज हैव के बाद बीन क्यों आया। अब समझ आया? हैज हैव के बाद ये वर्ब थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म किसकी? बीन की, इसलिए यहां पे ये बीन लगा। अब बीन के बाद आईएनजी क्यों लगा, इसको भी समझो। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है और कॉन्टिन्यूअस के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, इसलिए यहां पे आईएनजी लगा। ये नहीं कि बस उठाया और लगा दिया। और ये जो बीन है ग्रामर में इसको बोला जाता है आपका पार्टिकल। क्या बोलते हैं? दोबारा बोलो मेरे साथ, इसे बोलते हैं आपका पार्टिकल। बात समझ में आ गई मेरी? पक्का? तो इन बातों को याद रखना, ये कहीं तुम्हें कोई बताएगा नहीं जल्दी। ये हुआ इसका मैटर। क्या? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म जो आपकी बीन बनी, एंड देन आईएनजी। ये लॉजिक बनता है, इसलिए इसके साथ आईएनजी यूज होता है। पूरा का पूरा एक एक स्लाइड में एक्सप्लेन करके मैंने इसीलिए रखा। ये देखो यहां पे सब्जेक्ट के साथ हैज हैव के साथ आप वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये देखिए क्या बना, हैज हैव आपका ये वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, तो मैंने इसको बीन बनाया और उसके बाद आईएनजी लगाया, इसलिए मैंने इसके साथ आईएनजी लगाया। तो बीन के साथ आईएनजी लगने का लॉजिक आज आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें चीजें पता नहीं रही होंगी। अभी तक आपने रटा होगा, अब रटोगे नहीं, अब समझोगे। आगे आते हैं, समझते हैं कहानी को थोड़ा सा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। समझने की कोशिश करिए। आज क्या है? आज है आपका सैटरडे, ठीक है। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं संडे से। देखिए सर, आई एम गोइंग टू स्कूल तक बात सही हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात सही हो सकती है, आप एम लगा दो। लेकिन जैसे ही आप यूज करते हैं अपने समझिए टाइम को, ठीक है, क्या यूज करते हैं? जैसे ही आप टाइम को यूज करते हैं, ड्यूरेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं, आप सिंस एंड फॉर पे बात करेंगे। क्या करेंगे? सिंस एंड फॉर पे। इसी तरीके से शी हैज बीन, देखिए शी के साथ सिंगुलर है तो हैज लगा। बीन आपका लॉजिक समझ आ गया। और गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स, हम 3 साल से जा रहे हैं। देखिए यूनिट डिजिट पे बात करी, नंबर डिजिट पे बात कर ली, 3 ईयर्स हो गया।
ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब देखो डे का पार्ट हो गया, दिन का एक हिस्सा दिख रहा है ना। ही हैज बीन गोइंग टू, स्कूल जा रहा है मॉर्निंग से। अब ये मत सोचो क्या मॉर्निंग से, अटपटा नहीं सोचने की कोशिश करो। एंड वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, हम एक हफ्ते से स्कूल जा रहे हैं। अभी तो कोरोना की वजह से कोई नहीं जा रहा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सिंस को कब यूज करते हैं, फॉर को कब यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनको एक एक करके और अब जानते हैं सिंस एंड फॉर को कैसे यूज किया जाता है। आपके सामने एक डिजाइन रखूंगा, इस डिजाइन को देखने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कोई चीज परफेक्ट कब होती है। देखिए सर, आप कभी अपने काम पे जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप अपनी शॉप जाते हैं, तो आप बिल्कुल तैयार होते हो, बढ़िया से कपड़े पहनते हो और मिरर के सामने से तब तक नहीं हटते जब तक आप खुद में संतुष्ट नहीं हो जाते, सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि अब मैं अच्छा लग रहा हूं। मतलब जब आप खुद को परफेक्ट फील करते हो तब आप मिरर से निकलते हो। सर यही आपका परफेक्ट होता है या परफेक्शन होता है। 6:20 से 7:20 तक का टाइम क्या है, परफेक्ट है। मतलब कोई काम है जो 7:20 पे खत्म हुआ, के 1 घंटे में, 1 घंटे की ड्यूरेशन में काम खत्म हुआ। 6:20 पे स्टार्ट हुआ, 7:20 पे आके खत्म हो गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम कहलाएगा। यहां तक बात समझ आई, परफेक्ट वाला लॉजिक समझ आया। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं दूसरे तरीके से, और उसका दूसरा तरीका ऐसा है कि एक काम है जो 6:20 पे स्टार्ट हुआ, वो शाम के सवेरे के कभी के भी हो सकते हैं। एक काम है जो 6:20 पे स्टार्ट हुआ, 7:20 पे भी चल रहा है और उसके आगे भी चल रहा है। मतलब 6:20 से लेकर के 7:20 हो गए और काम अभी भी चल रहा है। मॉर्निंग से शुरू हुआ था, इवनिंग हो गई और अभी भी चल रहा है। संडे को स्टार्ट हुआ था, सैटरडे हो गया और अभी भी चल रहा है। दिवाली को स्टार्ट हुआ था, होली भी हो गई और अभी भी चल रहा है। तो ये वाली जो चीज आती है ना, तो परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसलिए इस तरीके से हम यहां पे यूज करते हैं चीजों को, परफेक्ट वाला पार्ट। ठीक है, अभी सिंस एंड फॉर को मैं एक एक करके समझाऊंगा, डोंट वरी। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट समझ आया, पक्का। चलो अब एक कहानी और यहां से, अब इसको समझना, ये 6:20 क्या है। ये 6:20 एक टाइम कैसा है, बिल्कुल आपने स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, लेकिन यहां पे आके ड्यूरेशन बनी ना, तो 6:20 के हिसाब से ये पॉइंट ऑफ टाइम बनने का काम करता है, तो इसलिए ये सेंस लेके चलेगा। लेकिन वहीं पे अगर बात मैं कह दूं 3 दिन से, 4 घंटे से, यूनिट मतलब नंबर रख दूं वहां पे, तो हम लोग वहां के साथ फॉर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस है, ठीक है, वह कंप्लीट हो चुका है, एक उसमें एक काम है, एक पार्ट है उसका, वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी का अभी भी चल रहा है। आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, 6:20 पे काम स्टार्ट हुआ, 7:20 तक कंप्लीट हो चुका है कुछ पार्ट, लेकिन अभी भी कुछ चल रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखते हैं। कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सिंस एंड फॉर को देखते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं को ही बढ़ा रहा हूं, एक एक करके समझने की कोशिश करना। तो जब सिंस एंड फॉर की बात करी जाती है, तो सर ये बताने का काम करता है आपका टाइम। क्या बताने का काम करता है सर, टाइम। टाइम मतलब से, ये आपका हिंदी में मीनिंग देगा से, ये आपका वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस के हिसाब से या सेंटेंस में चलेगा। अब मैं आपको यूजेस समझाऊंगा, इनको दिमाग में बैठा लेना। देखो मैं कभी वैसे रटने को नहीं कहता, बट मैं आप लोगों से कहूंगा कि हो सके तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। तो यूजेस ऑफ सिंस की जब बात करी जाती है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेसिफिक टाइम होता है। ये कैसे होता है, एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखिए, जब बात आ जाए डे, डेट, मंथ, सीजन, ईयर, जब आपके सामने ऐसी चीज हो, बस वो वाला टाइम याद रखो, 7 बजे से 9 बजे तक या 6:20 से 7:20 तक। एक टाइम ये है और एक टाइम ये है। कहानी अभी भी आगे चल रही है। ठीक है, मतलब अभी भी कहानी आगे चल रही है। तो जब भी आपको डे, डेट, मंथ, सीजन, ईयर दिखे, तो समझ जाना कि वहां पे सिंस को यूज करना है। जैसे मंडे, काम मंडे को स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। 1947 को स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है। ठीक है, दिवाली को स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है। तो ऐसा वाला कॉन्टेक्स्ट आ जाए तो आप यूज करेंगे सिंस को। पहला यूज समझ आया। चलो अब इसके दूसरे यूज को देखते हैं। पार्ट ऑफ द डे, ये पार्ट ऑफ अ डे, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखो भाई हमेशा डेज वगैरह तो नहीं दिए जाएंगे, कभी कभी दिन के कुछ हिस्से भी होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन। तो सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, सिंस डॉन हो गया। तो ये क्या है आपका सर, ये आपका क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई काम कितना हुआ है, कौन से पार्ट से। जैसे मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस इवनिंग। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ अ डे है। इसके बाद आता है आपका, आगे देखिए, स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब जैसे भाई बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, तब सबका हमारी चल चुकी है, चल रही है, तो इसके साथ हम यूज करते हैं जैसे सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से ही ऐसे हैं। यार वो जवानी से ऐसा काम कर रहा है, तो मतलब वो बुढ़ापा आ गया उसका, ये छुपा हुआ मीनिंग है। तो स्टेज ऑफ लाइफ हो गया, इसके साथ हम सिंस को यूज करते हैं। और इसी तरीके से नेम ऑफ इवेंट एंड ओकेजन, देखो बातें मैं बोल चुका हूं, सिर्फ लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। जैसे दिवाली, होली, वेडिंग, अब शादी कोई स्पेसिफिक डेट कोई तो होती है ना, बात है समझ में आ गई। तो इससे यूज, ऐसे चीजों के साथ हम लोग यूज करते हैं सिंस। अब देखिए हम बात करेंगे फॉर की। फॉर कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, आसान है फॉर को यूज करना। तो ये पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, और कैसा, इनडेफिनेट टाइम ड्यूरेशन, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या इनडेफिनेट टाइम ड्यूरेशन दिखाने का काम करेगा। जैसे पहला इस पे आ गया फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा न्यूमेरल टाइम वर्ड्स, मतलब 5 दिन, 5 घंटे, 5 मिनट, 5 सेकेंड, 5 साल, 500 साल, ऐसे अगर आपको दिखे न्यूमेरल दे दिए जाए, तो आप इसके साथ फॉर को यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। सच एज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 days, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 years, मैं तुम्हारा 5 सालों से इंतजार कर रहा हूं। और अगर आप बोलते हो आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 5 years, तो सर गलत है, क्योंकि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात करी जाती है तो वहां पे कोई स्पेसिफिक टाइम, डेट या ड्यूरेशन नहीं दिखाता। ठीक है, आगे आ जाओ। कैलकुलेटेड टाइम, कैलकुलेटेड टाइम सच एज फॉर अ सेंचुरी। ठीक है, वही वाली बात हो गई, मैं तुम्हारा सेंचुरी से इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो मतलब कहने का हो गया एक्शन बिगिन इन पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब एक एक्शन है जो कि पास्ट से स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। एक एक्शन है जो पास्ट से स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, उसे हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ आ रही होंगी। देखो थोड़ा हैवी हो रहा होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं रटा नहीं रहा हूं ना, लॉजिक बता रहा हूं। एग्जाम्पल है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा अटेम्प्ट करने की। We have been reading this novel or this lesson for the last week. हम इस लेसन को पिछले एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं। भैया देखो कोई स्पेसिफिक बता रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो अनस्पेसिफिक हो गया, अभी अभी आपको बताया मैंने, तो फॉर द लास्ट वीक। अच्छा एक छोटी सी बात और समझाता हूं, जब भी आपको लास्ट, लास्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगाते हैं। एडजेक्टिव में पढ़ाया था ये मैंने आपको, लीस्ट, लास्ट। ठीक है, तो याद रखना, ड्यूरेशन दिख गई आपको, तुमने वी हैव बीन लगाया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर यहाँ हैव की जगह आर कर देगा, बीन लगाएगा नहीं, और हम उसे सही मान लेते हैं क्योंकि बोलचाल में ऐसा यूज किया जाता है ना। इसी तरीके से देखिए, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, मैं एक महीने से बहुत मेहनत कर रहा हूं। देखो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन बिल्कुल सही है, मैं हैव बीन को यहां से हटा दूं और मैं बोलूं आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द मोमेंट यू एड फॉर 1 month, एक महीने से, क्या एक महीने से, आप क्या करोगे, तुरंत क्या करोगे, हैव बीन लगा दोगे, एम को ड्रॉप कर दोगे। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए अब यहां से भी देखिए, लिखा है आई हैव बीन ओइंग माई मैजडा since 2007, I have owned my Mazda since 2007। आप इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मुझे बताओ। माजदा एक कार का नाम है, ठीक है, कार है, बाइक है, वैसे कार है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ इसमें क्या होगा। तो देखो भाई, हमने अभी तक पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ये बातें समझ में आ गई। मैंने आपको पास्ट बहुत कुछ पढ़ा दिया है, अब मुझे पास्ट में ज्यादा पढ़ाने को कुछ है नहीं,
क्योंकि मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने वाला हूं और आपको तुरंत तुरंत चीजें हिट करेंगी। वीडियो को अभी मत छोड़ना, 10 मिनट का वीडियो और है, ध्यान से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक टाइम बताने की कोशिश करता है, ठीक है, पास्ट हैबिट दिखाने की कोशिश करता है। कैसे करता है, इन सब चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने आपको डू फॉर्म बताई थी, अगर कुछ याद हो तुम्हें, डू फॉर्म। इस डू फॉर्म को बताते समय मैंने आपको बताया था कि जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो डू होती है, और जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है। कुछ याद आ रहा है? सेकंड फॉर्म जो होती है वो आपकी डिड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है आपकी डन। यहां तक बात समझ में आ गई? फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म डन। इसी पे कहानी को थोड़ा बढ़ाते हैं और यहाँ पे क्या क्या यूजेस होते हैं इनको देखते हैं। तो देखिए जब इसमें सब्जेक्ट आता है तो इसके साथ हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो मैटर नहीं करता, आप इसके साथ सेकंड फॉर्म को ही यूज करेंगे और इसके बाद आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। जब आपको सेंटेंस नेगेटिव दिखाना हो, इंटेरोगेटिव दिखाना हो, तो आप डिड को यूज करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर और डिड क्या है, आपको मैंने बताया डिड आपकी सेकंड फॉर्म है कि नहीं? डिड क्या है? डिड आपकी सेकंड फॉर्म है। और सर जी जब डिड आपकी सेकंड फॉर्म है तो आप इसके बाद कभी सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्या? ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो चुकी है तो अब आगे हम फर्स्ट फॉर्म ही तो लगाएंगे। नॉट अगर यूज है तो लगाओ और नहीं है तो मत लगाओ, आपकी मर्जी है। एंड इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप डिड सब्जेक्ट के पहले कर दो, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप आराम से डिड को लिख सकते हैं। डिड के बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, नॉट लगाइए, वो फर्स्ट फॉर्म लिखिए और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो दिस इज हाउ it is made. Now let's discuss some examples. आपके सामने ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा, 5-7 मिनट और है, पास्ट इंडेफिनिट में कुछ खास बचा नहीं है। सच एज ही लाफ्ड एट मी, खुद दिमाग लगाओ, ये क्या है? वह मेरे ऊपर हंसता था, वह मेरे ऊपर हंसा। दोनों में क्या फर्क है? एक आपकी हैबिट दिखा रहा है, मतलब कोई एक इवेंट है जो आप बार बार करते थे, और दूसरा क्या दिखा रहा है? दूसरा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी टाइम पे हंसे थे, है ना। वह मेरे ऊपर हंसा, 4 बजे हम लोग मतलब मजाक कर रहे थे, उस समय मेरे ऊपर हंसा। तो ऐसे वो आपकी सेकंड फॉर्म, एक पॉइंट ऑफ टाइम ही तो हुआ ना वो। अब जैसे ही डिड नॉट लाफ एट मी, तो क्या ये सही है? देखो ही डिड नॉट लाफ एट मी, मैंने डिड लगाया है, डिड सेकंड फॉर्म हो गई, तो क्या यहाँ पे मुझे ईडी लगाने की जरूरत है? सोचो भाई, सेकंड फॉर्म जब हो चुकी है तो ये ईडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ही डिड नॉट लाफ एट मी हो जाएगा। एग्जाम में पता नहीं चलती, छोटी छोटी सी चीजें ना, मतलब प्रेशर होता है एग्जाम में, गलतियां कर जाते हैं। डिड ही लाफ्ड एट मी, तो देखो जैसे डिड लगा है, डिड के बाद ही हो गया, लाफ्ड एट मी, तो सीधी बात है डिड सेकंड फॉर्म हो गई, तो फिर यहाँ पे लाफ्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आई रोट दिस आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आई रोट, so not this topic, sorry for the mistake, I wrote articles on different topics। तो अब ये क्या दिखा रहा है? अगर आप इस सेंटेंस को जानने की और थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैं आर्टिकल लिखता था, मतलब ये आपकी पास्ट हैबिट दिखा रहा है या फिर आपकी पास्ट की जॉब को दिखा रहा है। मतलब आप किसी कंपनी में जॉब करते थे और आप वहां पे आर्टिकल्स लिखते थे। कुछ याद आया? यही सी बातें तो समझाता हुआ आ रहा हूं अभी तक, पिछले वीडियो मतलब इसी वीडियो पे अगर तुम ध्यान दो तो यही सारी चीजें बताई हैं। अब अगला सेंटेंस देखो, शाहिद हैज क्वालिफाइड यूजीसी इन 2019। शाहिद हैज क्वालिफाइड यूजीसी इन 2019, तो शाहिद ने क्वालिफाई किया यूजीसी। देखो अगर ये इन 2019 नहीं होता तो शाहिद हैज क्वालिफाइड यूजीसी बिल्कुल सही है, वह यूजीसी क्वालिफाई कर चुका है। बट व्हेन यू ऐड इन 2019, तो देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने की कोशिश करता है, तो इसलिए यहां पे हैज नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, क्या नहीं होगा? हैज नहीं होगा। इसी तरीके से आगे देखिए, लिखा है बिपाशा एंड जॉन हैड सेलिब्रेटेड देयर मैरिज एनिवर्सरी ऑन 10th में। स्पेसिफिक टाइम हो गया। और मैं आपको क्या समझा रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने पास्ट इवेंट समझाया है बहुत ध्यान से। सब ऐसे रैंडम आके मत बैठो, पिछला ध्यान रखो, पेन पेपर लेके बैठो।
तो अब यहां पे क्या आया, स्पेसिफिक टाइम हुआ ना, तो हैज लगेगा नहीं। सेलिब्रेटेड दियर मैरिज एनिवर्सरी ऑन 10 मई और May 10। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तेज तो नहीं हो रहा ना, बहुत धीमे धीमे समझा रहा हूं, एक एक चीज को आराम से समझने की कोशिश करो। वीडियो को बार बार भी देख सकते हो, वैसे भी यूट्यूब में एक छोटा सा ऑप्शन होता है, आप उससे धीमा और तेज वीडियो कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए लिखा है मोहिनी रिवाइज्ड 3 चैप्टर्स ऑलरेडी। याद आया कुछ, ऑलरेडी ऐड लगा है, ऑलरेडी ऐड है। ऑलरेडी जब यूज होता है तो क्या करते हैं, हम हैज यूज करते हैं। तो मोहिनी हैज रिवाइज्ड 3 चैप्टर्स ऑलरेडी। और ध्यान दो तो एक छोटी सी गलती यहां पे अभी भी है, मोहिनी हैज रिवाइज्ड 3 चैप्टर्स ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था, आपको अगर ऑलरेडी मिले तो उसे मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। कुछ याद आया, ऊपर बताया था जब मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा था, जाके देखो ऊपर। मोहिनी हैज रिवाइज्ड नहीं, मोहिनी हैज ऑलरेडी रिवाइज्ड 3 चैप्टर्स, यहां पे ये बात आएगी, याद रखिएगा। तो प्रॉब्लम हैज की तो है ही, प्लेसमेंट की भी है। आगे आओ, श्रवण हैज कम हियर यस्टरडे। श्रवण यहां आ चुका है कल, यस्टरडे लिखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया, यस्टरडे से दिखाया कि नहीं, जब दिखाया तो यहां पे हम लोग हैज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो यही बात मैंने आपको समझाई थी, ये स्लाइड है, ध्यान से देखिए। सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, बाय दिस टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, ये शब्द आए सेंटेंस के लास्ट में। और जस्ट ऑलरेडी आए तो मैंने बताया इसको मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। बस याद दिला रहा हूं इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई, याद रखना। कीवर्ड्स हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए, याद रखिएगा। किसके लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, सच एज यस्टरडे, डे, डेट, ईयर, मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इन द अर्ली एज, ठीक है। अगर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं तो समझ जाइएगा कि वो पूरे के पूरे आपके पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही है। ये कभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए नहीं आएंगे, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए आएंगे। और ये बात मैंने आपको, ऐसे ही कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, और ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, ध्यान दो। अगर तो कुछ नाउन बन जाएंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब गांधी जी हैज कम टू इंडिया, कुछ ऐसे एग्जांपल आपको दिया था थोड़ी देर पहले। देखो मुझे ये कॉल कराना है तो इसलिए मैं कुछ चीजें रिपीट करता हूं। गांधी जी हैज कम टू इंडिया, गांधी जी इंडिया आ चुके हैं, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट ही हुआ ना, स्पेसिफिक टाइम हुआ ना। भाई भारत आए कब आए, एक डेट थी उनकी, आई गेस 1919 के आसपास आए थे, ठीक है। जब भी आए थे मैटर नहीं करता, लेकिन है तो इस पर आपका स्पेसिफिक ही टाइम ना। और जब स्पेसिफिक टाइम है तो आप उसको हिस्टोरिकल इवेंट मानोगे और उसे आप क्या कर दोगे, गांधी जी केम टू इंडिया, नॉट हैज कम टू इंडिया। हाँ, अब गांधी जी की जगह मान लो मैं अपना बता दूं, स्वतंत्र हैज कम टू इंडिया, तो सही है, ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट थोड़ा है, मैं अभी अभी आया हूं, उसकी वैल्यू अभी है, तो ये हैज कम टू इंडिया। शाहरुख हैज कम टू इंडिया, सुखविंदर हैज कम टू इंडिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कौन सा इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है सर। चलिए तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। वी यूज सिंपल पास्ट फॉर मैनी काइंड ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। शॉर्ट, क्विकली, फिनिश्ड एक्शन, हैपनिंग, लॉन्गर सिचुएशन एंड रिपीटेड इवेंट्स। तो हम इनके लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्या, हम लोग यूज करते हैं आपके इवेंट्स को। तो वी यूज सिंपल पास्ट फॉर मैनी इवेंट्स, हम काफी सारे इवेंट्स के लिए यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट हो, क्विक हो, फिनिश्ड हो, मतलब जो खत्म हो चुके हो, और ऑल इन ऑल स्पेसिफिक टाइम हो, रिपीटेड एक्शन हो। अब देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। 3-4 स्लाइड और है, 5-7 मिनट और लूंगा, ज्यादा से ज्यादा, बहुत नहीं लूंगा, लेकिन तुम समझ जाओ, बस इतना है। कुणाल ब्रोक द विंडो लास्ट नाइट, कुणाल ने खिड़की तोड़ दी। अब देखो लास्ट नाइट लगा है, एक स्पेसिफिक टाइम होगा ना भाई, खिड़की तोड़ी, तुमने उठाया, पत्थर मारा, तो वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कुछ होगा ना, कि वो चलेगा 7 बजे से 10 बजे तक उसने खिड़की तोड़ी, कर क्या रहा था, इतना क्या तोड़ेगा बताओ, खुद सोचो। आगे लिखा है आई स्पेंट ऑल माई चाइल्डहुड इन स्कॉटलैंड, मैंने आपको बताया ना, आपकी जिंदगी के कुछ हिस्से, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, आपका बचपन
स्पेसिफिक टाइम होता है और उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। बस याद तो बातों को याद रखो, कैसे नहीं होगा, आसान है, सब आसान है। अगला देखिए, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, कोई एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है। फिर देखो, समझने की कोशिश करो, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करोगे। ही केम यस्टरडे, स्पेसिफिक टाइम हुआ है ना। मैंने बाय नाउ सो फार तो नहीं बोला, नहीं बोला, तो जब नहीं बोला तो वर्ब सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। वी मेट देम यस्टरडे, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या ये हो सकता है, सोचना, वी मेट देम टुडे, क्या ये सही है? मैं आज की बात कर रहा हूं, वी मेट देम टुडे, क्या ये सही है? कुछ लोग कहेंगे नहीं सर गलत है, क्योंकि टुडे आज का होता है और आज मतलब प्रेजेंट होता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात मैंने कल भी समझाई थी। टुडे, आज भी तुम अगर सवेरे 7 बजे मिले थे तो वो तो आज का ही दिन हुआ ना। तो सर सवेरे 7 तो बज चुके, अभी 1 बज रहा है, तो फिर पास्ट इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए टुडे भी सही है। सोचने की दिक्कत है, मैं बार बार बोलता हूं, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। नाउ, प्रेम डाइड इन 2005, प्रेम 2005, अब कोई मरा होगा तो ड्यूरेशन में तो नहीं मरा होगा, और इंडेफिनिट में तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो मर ही नहीं सकता कि, सॉरी मैंने पर्म लिख दिया, ये प्रेम होगा, ठीक है, तो सही कर लेना इसको, इस प्रेम, PREM। अब सोचो तुम लिख रहे हो प्रेम डाइज इन 2005, मतलब 2005 में मरता है, ये कैसी बात है, अजीब नहीं हो जाती? क्लियर हो गई बात है? आगे आ जाओ, आगे देखिए, व्हेन टाइम इज आस्क्ड, व्हाट टाइम और व्हेन डिड दे अराइव, कोई स्पेसिफिक टाइम होगा। सोचो भाई, किसी को घर आना है, वो 7 बजे आएगा, वो 8 बजे आएगा, वो मंडे को आया था, वो लास्ट ईयर आया था, वह जनवरी में आया था, वह फरवरी में आया था, ये कुछ हो सकता है। जब हो सकता है तो आपको भी पता है, WH वर्ड, उसके बाद डिड के बाद आप वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। आगे देखिए, व्हाट टाइम डिड दे फिनिश देयर वर्क, व्हाट टाइम, वही मैंने WH वर्ड वाली बात बताई, उसके बाद आप वर्ब लगाओगे डिड, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, वो फर्स्ट फॉर्म लगाई देयर वर्क, किस समय उन्होंने काम खत्म किया। तो भाई कोई, जैसे ऑफिस का है 9 से 7 बजे तुमने खत्म किया, तो 7 बजे आपका स्पेसिफिक टाइम हुआ ना। पूरा खेल यही है, बार बार क्वेश्चन आके सिर्फ स्पेसिफिक टाइम समझा रहा हूं आपकी पास्ट हैबिट दिखाने के लिए। इसको तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, अब मैं इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार बताना मेरा काम है, तो मैं आपको समझा देता हूं, ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे, ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ाए थे। ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, नेवर, वंस अ वीक, मंथ, ईयर। अगर आपके सामने ऐसे शब्द आए, बेसिकली देखा जाए तो एडवर्ब्स हैं, तो ये आपके पास्ट हैबिट दिखाने का काम करते हैं। ऐसे शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जैसे आई नेवर स्मोक्ड इन लाइफ, अच्छा मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ आई नेवर स्मोक्स, तो मैं कभी भी स्मोकिंग नहीं करता हूं, और मैं लिख रहा हूं आई नेवर स्मोक्ड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और नेवर एडवर्ब होता है, बताया हुआ है मैंने आपको, एडवर्ब में भी पढ़ाया था, कल भी ये बात बताई थी। सो आई नेवर स्मोक्ड इन लाइफ, मैंने जिंदगी में कभी भी स्मोकिंग नहीं करी। ही ऑलवेज केम टू सी मी, वह हमेशा आता था मुझे देखने, तो ही के बाद ये। अच्छा मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ही ऑलवेज कम्स टू सी मी, तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। ही नेवर मिस्ड द ट्रेन, वह कभी ट्रेन मिस नहीं करता था, और ही नेवर मिसेस द ट्रेन, वह कभी भी ट्रेन मिस नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की हैबिट दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब सेकंड फॉर्म का काम होता है। आगे देखिए लिखा है, आई स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, मैं काफी घंटे रोज पढ़ता था। आई स्टडी कर सकते हैं तो वो आपका प्रेजेंट हैबिट को दिखाने का काम कर देगा। आई स्टडी मैनी आवर्स एवरी डे, मैं काफी घंटे रोज पढ़ता हूं। इसी तरीके से आपको यूज्ड टू का सिखाता हूं, फिर उसके बाद टू एक्शन इन अ सेंटेंस, फिर हमारा पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। यूज्ड टू क्या है, देखो यूज्ड टू कुछ नहीं, आपके इवेंट को दिखाने की कोशिश है, मतलब कोई एक पास्ट हैबिट को दिखाने की कोशिश है कि आप काम करते थे। जैसे एक छोटी सी बात बता देता हूं, वैसे यूज टू क्या होता है, टू वॉक है, टू स्मोक है, ठीक है, देखा जाए तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो हम गलत पढ़ते हैं। ये टू स्मोक, टू वॉक इन्फिनेटिव बनने का काम कर रहा है, ये मैंने आपको वर्ब में समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूज्ड है, सिंपल सा लॉजिक समझो ना भाई, गांधी जी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आपको पास्ट इवेंट दिखाना है, तो वर्ब सेकंड फॉर्म ही तो यूज करोगे ना, गांधी जी यूज्ड।
अब ये टू वॉक, टू स्मोक, कभी भी नोटिस करना टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ नहीं आएगा। और जब टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है तो सर ये इन्फिनेटिव होता है। और ये जो लॉजिक पूरा का पूरा बनता है ना, यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एक तरह से देखा जाए तो सही ये है, यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये आपका पूरा एक हैबिट दिखाने का काम करता है। मतलब आप कोई काम करते थे, क्या आप कोई काम करते थे, उसके लिए इसे यूज किया जाता है। बात समझ में आई कुछ? तो गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी सवेरे सवेरे टहलने जाते थे। He used to smoke 10 cigarettes a day, वह दिन में 10 सिगरेट पीता था। He used to smoke, वह 10 सिगरेट पीता था। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। यूज टू समझ आया? और आज का आखिरी स्लाइड, बहुत कुछ पढ़ा है आज, मुझे पता है तुम्हारे लिए थोड़ा हैवी होगा, बट आज बहुत कुछ पढ़ लिया है। टू एक्शन इन अ सीक्वेंस, टू एक्शन इन अ सीक्वेंस कैसा है, वैसे इसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसको भी देख लेते हैं। सॉरी। When we opened the window, the bird flew out. जब हमने विंडो खोली, चिड़िया उड़ गई। देखो, इसको कहने का मतलब एक्शन है कि एक एक्शन हुआ, तुरंत दूसरा एक्शन हो गया। ठीक है, मतलब एक के बाद एक एक्शन तुरंत तुरंत हो जाए तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। When the play ended, जब भी गेम खत्म हुआ, the audience went home, ऑडियंस घर चली गई। इसको ऐसे तुम और समझ लो। लिफ्ट आई, लिफ्ट का दरवाजा खुला, आप अंदर चले गए। लिफ्ट आई, दरवाजा खुला, अंदर चले गए। क्या आप इंतजार करोगे उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताने का या पास्ट परफेक्ट बनाने का? आंसर मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए इसे इमीडिएट एक्शन भी कहते हैं और टू एक्शन इन अ सीक्वेंस भी कहते हैं। तो जब भी दो एक्शन एक के बाद एक तुरंत हो तो आप दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। व्हेन ही ओपनड द विंडो, जब उसने विंडो खोली, द बर्ड फ्ली आउट, चिड़िया उड़ गई बाहर। व्हेन द प्ले एंडेड, जैसे ही या जब जो आपका प्ले था वो खत्म हुआ, द ऑडियंस वेंट होम, ऑडियंस घर चली गई। तो भैया इस तरीके से हमारा आज खत्म हुआ पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, फ्यूचर को पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, 1 घंटे का वीडियो एक और होगा, उसके बाद आपके हो जाएंगे टेंस खत्म। उम्मीद करता हूं आज तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। शायद इस तरीके से आपने कभी टेंस ना पढ़े हो। आई नो टाइम ज्यादा हो रहा है, बट ठीक है, सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। हैव अ नाइस डे।